हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज यानी कि श्रीराम कॉलेज एसआरसीसी। आज इस वीडियो में हम नेशनल इनकम का आखिरी मेथड जो कि है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड वो करने वाले हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड मैंने कराया, इनकम मेथड मैंने करवा दिया, दोनों की अलग अलग वीडियोज आई हैं, न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, मेजरली बिकॉज इसके अंदर जो आइटम्स होती है ना उसके नाम बहुत मुश्किल होते हैं। है तो सबसे आसान, वैसे तो देखा जाए सबसे आसान है क्योंकि हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं, चारों के खर्चे को प्लस करना होता है, पर इसके नाम इतने मुश्किल होते हैं, प्लस इसमें 2-3 ऐसी चीजें प्लस माइनस करनी होती हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। तो तुम्हें मैं बहुत ही शांति से इत्मीनान से समझाऊंगी, बिल्कुल हरी हम नहीं करेंगे, एक एक चीज को प्यार से समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि पेपर में क्या क्या ऑप्शन आ सकती है, क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है और किस तरीके से तुम्हें क्या करके आना है। तो हर चीज आराम से बताऊंगी, पूरा एक्सपेंडिचर मेथड डिटेल में आज मैं कराऊंगी। ठीक है, तुम्हें अपने नाम की अटेंडेंस लगानी है, प्रेजेंट लिखना है और प्रॉमिस करना है कि पूरा लेक्चर एंड तक देखना है, बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है जी, बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड आ जाओ, शुरू करते हैं नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज के इस लेक्चर में हमें करना है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मेथड ये बच्चों को लगता है, पर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में सारा आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। देखो बेटा, हमें पता है कि हमारे इन टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। अभी के लिए कुछ मत पढ़ो, रुक जाओ, एक बार मैं जो समझा रही हूँ पहले वो समझो, उसके बाद पढ़ना। ठीक है, हमें पता है हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मेरा हाउस होल्ड, फिर होती है मेरी बिजनेस फर्म्स, फिर होती है मेरी सरकार और फिर होता है मेरा फॉरेन सेक्टर। अगर मैं इन चारों सेक्टर्स को पकड़ूं और इन चारों सेक्टर्स के खर्चे को, एक्सपेंडिचर को प्लस कर दूं, तो मेरा एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर नेशनल इनकम निकल सकता है। अगर मैं इन चारों सेक्टर्स को पकड़ूं, इन चारों के खर्चे को प्लस कर दूं, तो मेरा काम बन सकता है, मेरा आंसर निकल के आ सकता है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो मैम हमें इन शॉर्ट क्या करना है? इसका खर्चा प्लस इसका खर्चा प्लस इसका खर्चा प्लस इसका खर्चा, ये सब करना है। ठीक है, हाउस होल्ड के खर्चे को क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कंजम्पशन कर रहे हैं ना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, बिजनेस फर्म क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट, उसको बोलेंगे आई। सरकार के खर्चे को बोलेंगे जी, जी फॉर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का खर्चा। फॉरेन सेक्टर का खर्चा बहुत सिंपल होता है, जो भी एक्सपोर्ट किया वो प्लस कर दो, एक्सपोर्ट को एक्स, जो भी इंपोर्ट किया उसको माइनस कर दो। फॉरेन सेक्टर का सिंपल है, जो भी एक्सपोर्ट किया वो प्लस कर दो, जो भी इंपोर्ट किया वो माइनस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इतना सा फॉर्मूला है मेरे जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसका, इतना सा ही फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का। आप मुंह जुबानी बोल सकते हो CIGX-M, ये फॉर्मूला है मेरे एक्सपेंडिचर मेथड का। पर ऑब्वियस बात है, इतना आसान होता फिर तो दूसरी क्लास का बच्चा पढ़ रहा होता ना, दूसरी क्लास के बच्चे को भी पता है CIGX-M। तुम तो 12वीं क्लास के बच्चे हो, तुम्हें तो 10 कदम आगे चलना पड़ेगा। सो इसको हम अब कॉम्प्लिकेट करते हैं, पर बेसिक इतना ही है। ठीक है ना, बेसिक बेटा जी इतना ही है कि तुम्हें CIGX-M करना है। अगर मैं CIGX-M करती हूं तो मेरा GDP-MP निकल के आएगा। फिर आप GDP-MP से खुद ही नेशनल इनकम यानी कि NNP-FC निकाल सकते हो, वो आपको आता है, वो चैप्टर 3 में मैंने कराया था और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि GDP-MP से NNP-FC कैसे निकालना है, वो तुम बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। पर GDP-MP कैसे निकालना है वो मैं बता रही हूँ, CIGX-M, ये करने से तुम्हारा GDP-MP तो निकल जाएगा। ठीक है, ये है हमारा इन टोटल आंसर। अब इसमें से किस किस के नखरे नहीं है पहले उसकी बात कर लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट का कोई नखरा नहीं है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करो बस, एक्सपोर्ट दे दिया जाएगा, इंपोर्ट दे दिया जाएगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करो, क्या निकल के आएगा? नेट एक्सपोर्ट निकल के आएगा। अच्छा, अगर सीधा ही नेट एक्सपोर्ट दे रखा हो तो, अगर सीधा नेट एक्सपोर्ट दे रखा है तो ठीक है, फिर तो ये भी मत करो, है ना, कोई नखरा ही नहीं है। दे रखा है तो दे रखा है, नहीं तो नहीं दे रखा, इग्नोर करो, बात खत्म। ठीक है, दूसरा आता है सरकार। सरकार का भी ये है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दे रखा होगा तो एज इट इज, वरना नहीं दे रखा होगा, इग्नोर करो, बात खत्म। इन दोनों के तो कोई नखरे नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, CIGX-M, इन सब का जो शॉर्ट फॉर्म है ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर इन सब का एक लॉन्ग फॉर्म भी है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो क्या है? C को हम बोलते हैं प्राइवेट,
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाउस होल्ड को क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट। ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कॉमन वर्ड है। हाउस होल्ड के खर्चे को बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार के खर्चे को बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है कॉमन? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड है तो प्राइवेट, सरकार है तो गवर्नमेंट। ठीक होगी बात? अच्छा, फिर मेरा आता है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फर्म का। बिजनेस फर्म का नाम और भी मुश्किल है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, जितना भी कुछ इसके बारे में बताऊंगी नोट डाउन कर लेना। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि तुम्हें पहली बार में समझ ही नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा कि मैडम बकवास कर रही है, मैडम को पढ़ाना नहीं आता, तुम्हें ऐसा लगेगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, तुम्हें पहली बार में समझ नहीं आएगा। 2 बार 3 बार लगेगी इसको समझने में, 2 बार 3 बार और लगेगी इसको रटने में। तो इसलिए पहली बार में सिर्फ लिखते रहना ईच एंड एवरीथिंग जो मैं इसके बारे में समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा लेक्चर देखना, शायद दूसरी बार में तीसरी बार में समझ आएगा। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली? इसका फुल फॉर्म बात कर लिया, इसकी फुल फॉर्म हो गई, इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये तो सिंपल है, कोई नखरा नहीं। इसका भी कोई नखरा नहीं है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसका भी कोई नखरा नहीं है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। इसका छोटा सा ही नखरा है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 2 चीजों को मिला के बनता है। हाउस होल्ड का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगेन वेरी इजी, हाउस होल्ड का खर्चा। और कुछ एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो खर्चा करते हैं हाउस होल्ड के ऊपर, वो खर्चा करते हैं हाउस होल्ड के ऊपर, तो वो भी इसमें जोड़ा जाता है। 99% ऑफ टाइम ये दोनों चीजें अलग से नहीं आएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एज इट इज ही लिखा होगा, ये ऐसे नहीं लिखा होगा, पर फिर भी हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, हमें तो याद करना है। तो हाउस होल्ड के खर्चे को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक तो हाउस होल्ड का खुद का खर्चा, हाउस होल्ड का खुद का खर्चा, और दूसरा कुछ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन जो खर्चा करेंगे हाउस होल्ड पे, वो। तो प्राइवेट फाइनल खर्चा 2 चीजों से मिलके बन गया। इसका भी छोटा सा ही नखरा था, कुछ ज्यादा नहीं था। यहाँ तक चीज समझ आ रही है? यहाँ तक सारा कुछ हमें समझ आ रहा है? ठीक है, एक बार यहाँ तक का रिवाइज कर लें, एक बार यहाँ तक का रिवाइज कर लें। तुम्हें पता है क्या करना होता है? मेरे साथ साथ डेफिनेशन रीड करनी होती है। हर बार करवाती हूँ, हर क्लास में कराती हूँ। मैं रीड करूंगी, मेरे साथ तुम रीड करोगे। ठीक है, मैं अपनी मेहनत लगा रही हूँ यहाँ खड़े होकर, तुम्हारे लिए रीड कर रही हूँ, तुम्हें भी ऊंचा बोल के रीड करना है। पढ़ो मेरे साथ। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, द फाइनल एक्सपेंडिचर्स incurred by the households, business firms, government and foreigners are summed up to obtain the national income. इनके खर्चे को प्लस किया जाएगा। The total final expenditure is equal to GDP NP, gross domestic product at market price। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आता है हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE refers to expenditure incurred by households and private non-profit institutions serving household। ठीक है, यहां तक समझो, यहां तक समझो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या है? वो खर्चा जो हाउस होल्ड ने किया और वो खर्चा जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन ने किया हाउस होल्ड के ऊपर। अब ये खर्चा किन किन चीजों के ऊपर कर सकते हैं? ये खर्चा किन किन चीजों के ऊपर कर सकते हैं? ऑन ये खर्चा किस पे होगा? ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, हर टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड पे होगा। दैट इज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज, इन 4 चीजों पे खर्चा हो सकता है। ठीक है, कौन करेगा? एक तो हाउस होल्ड और दूसरा प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। दूसरा कौन करेगा? एक तो हाउस होल्ड, दूसरा नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। इन दोनों को मिला के सी बन जाएगा। ठीक है, सरकार का क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एटसेट्रा। ठीक हो गई बात? सरकार ने खर्चा किया किसी भी चीज पे, वो इसके अंदर आ गया। अच्छा आखिरी देखें, नेट एक्सपोर्ट देखें, x minus m, it refers to the difference between export and import of a country during a period of 1 year। ये तो सिंपल हो गई, तीनों चीजें समझ आ गई। अब मेरी एक खुराफाती चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है इसको। इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी।
इट रेफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। सुनने में बड़ा आसान लगता है नहीं है? आओ समझाते। ये जो मेरा जीडीसीएफ है, ये जो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये अलग अलग तरीके से लिखा आ सकता है। हम कहाँ लिखें? हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इसके लिए, मैं जगह ढूंढती हूँ। चलो यहाँ जगह बना लेते हैं, अगर अपनी जगह ना मिले तो अपने लिए जगह बना लेनी चाहिए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके हमने जगह बना ली है, अपनी पेन छोटा कर लिया है, ठीक है। तो ये जो मेरा जीडीसीएफ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है बेटा, ये अलग अलग तरीके से लिखा आ सकता है। पहली चीज, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा आ सकता है। दूसरी चीज, इसको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा आ सकता है, डोमेस्टिक वर्ड उड़ा सकता है। तीसरी चीज, इसको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा आ सकता है। मैंने पहले भी बोला है, मैं मजाक में नहीं बता रही हूँ ये सारी चीजें, जितना कुछ बता रही हूँ लिखते चले जाओ, दिमाग में ना भी जाए कॉपी में जरूर जाना चाहिए, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट बाय द बिजनेस फर्म्स, उसको क्या क्या लिखा आ सकता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब डोमेस्टिक वर्ड उड़ा दे तो भी कोई बात नहीं, एक ही बात है, और उसको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा आ सकता है। ओके जी। बट क्या ग्रॉस और नेट, क्या ये सेम हो सकते हैं कभी भी? क्या ग्रॉस और नेट कभी इक्वल हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ग्रॉस और नेट में एक चीज का, एक कदम का फासला है, वो कदम क्या है, डेप्रीसिएशन। वो क्या है, डेप्रीसिएशन। तो अगर तो ग्रॉस दे रखा है फिर तो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह नेट दे रखा है, इसका मतलब है हमें डेप्रीसिएशन अलग से ऐड करनी पड़ेगी, हमें इसमें डेप्रीसिएशन अलग से ऐड करनी पड़ेगी, और इसको नेट से क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? अगर तो ग्रॉस ही दे रखा है, जीडीसीएफ दे दिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे दिया, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ग्रॉस की जगह वर्ड आ गया नेट, तो बेटा जी आपको डेप्रिसिएशन जोड़नी पड़ेगी, नेट को ग्रॉस बनाना पड़ेगा। डोमेस्टिक वर्ड का कोई लेना देना नहीं है, डोमेस्टिक लिखा हो या ना लिखा हो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया तो आपको डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। अच्छी बात है, यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। अगली चीज, अब बेटा ये जो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ये जो मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, ये दो चीजों से मिलके बनता है। जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, वो दो चीजों से बनता है। क्या? ग्रॉस, अबे आ जा यार, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, क्या क्या लिख रहे हो, लिखो ग्रॉस, लिखो डोमेस्टिक, लिखो फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब देखो पूरा सेम टू सेम है, बस एक बीच में वर्ड ऐड कर दिया F से, फिक्स्ड। अब सोचो पेपर में 10 आइटम दे रखी है, 10 आइटम में एक छोटी सी दे रखी है, या तो ये या तो ये, तुम्हारे दिमाग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये रिकॉग्नाइज करना कि ये दे रखा है कि ये। तो अपने दिमाग को खोलना, स्पेशल 4 आंखें लगा के ये देखना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है। समझ आई बात? समझ आई बात? क्योंकि नाम बिल्कुल सेम है, बस एक अक्षर का फासला है, फिक्स्ड। तो जीडीसीएफ दो चीजों से मिलके बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अबे ये क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा, और दूसरा नाम क्या लिखोगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दूसरा नाम क्या लिखोगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो फिक्स वाली है और जो नॉट फिक्स्ड है, इन्वेंट्री है ना, हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो गई और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट टाइप हो गया, अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, फिक्स्ड नॉन फिक्स्ड टाइप, वो वाली इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट दो से मिलके बनती है, एक मेरी फिक्स्ड वाली और एक मेरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। समझ आ रही है यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ आ रही है ना, एक बार प्लीज इस वाली टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस मैम समझ आ रहा है, या नहीं मैम समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए, जो भी है बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर लिखा आता है, ये भी आगे तीन चीजों से मिलके बनता है, ये भी आगे तीन चीजों से मिलके बनता है। बेटा मेरे तीन सेक्टर कौन से थे, पहले तीन सेक्टर मेरे कौन से थे मैम? एक तो हमारा था हाउस होल्ड, एक तो था मैम हमारा बिजनेस, और एक तो थी मेरी सरकार।
मैम हमारे पहले 3 सेक्टर ये थे। तो बेटा जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ना, वो इन तीनों सेक्टर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को मिला के बनता है। हाउस होल्ड की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिज़नेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ग्रॉस ग्रॉस पब्लिक पब्लिक सरकार को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर, है ना? सरकार क्या है? प्राइवेट सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर है। ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसको ये बोला जाएगा। बिज़नेस क्या करेगा? ग्रॉस बिज़नेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और ये हाउस होल्ड क्या करेगा? ग्रॉस इसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल, इसको तुम लिख लो, मैं पूरा लिख देती हूँ, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कहते हैं जो हाउस होल्ड है ना, वो मेजरली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अपने घर में ही करता है। तो हाउस होल्ड अपना घर बना रहा है बेचारा, है ना? और तो कहीं उसके पास पैसा है नहीं लगाने को, तो वो क्या कर रहा है? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ईज़ी है याद करना। मेरे को कैसे मुँह ज़ुबानी याद है? क्योंकि मेरे को पता है जो जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। एक फिक्स्ड, एक इन्वेंटरी। फिक्स्ड में तीनों सेक्टर लिख दो, हाउसहोल्ड लिख दो, फर्म्स लिख दो, सरकार लिख दो, फिक्स्ड बन गई। ठीक है? तो फिक्स्ड में 3 सेक्टर लिख दो, एक तो मेरा हाउसहोल्ड, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, फिर मेरा बिज़नेस, ग्रॉस बिज़नेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिर मेरी सरकार, ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई? यहाँ तक सारी कहानी सेट है? कुछ समझ नहीं आ रहा या आ रहा है बता देना, ठीक है? एक और छोटी सी कहानी इसमें है कि बेटा यहाँ पर जैसा मैंने बोला कि ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह नेट डोमेस्टिक लिखा आ सकते हैं, तो ये आपको प्लस करना पड़ेगा। समझ आई यहाँ तक? ये तो समझ आया। नेट डोमेस्टिक आया तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। लेकिन बेटा सिर्फ यहीं पर ग्रॉस और नेट चेक नहीं करना, इन सभी लेवल्स पर भी चेक करना है। अगर यहाँ पर भी आ गया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर यहाँ पर भी आ गया तो भी यहाँ पर भी नेट से ग्रॉस बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। अगर ये तीनों आ जाते हैं, अगर ये तीनों लिखे आ जाते हैं, रेजिडेंशियल, बिजनेस और पब्लिक, तो इन तीनों को प्लस प्लस करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे, इन तीनों को प्लस करके जीडीएफसीएफ बनाओगे। पर अगर इन तीनों में भी ग्रॉस की जगह नेट 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 लिखा आ जाता है, तो डेप्रिसिएशन इनमें भी अलग से ऐड करोगे। तो प्लीज इस पूरे ही मेथड में क्या ध्यान रखना है कि ग्रॉस लिखा है या नेट लिखा है। अगर नेट लिखा है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है। समझ आ गई बात? ये अकेला ही इन्वेस्टमेंट पे ही मेरे 10 मिनट अलग से लग गए। पूरा मेथड एक तरफ और इन्वेस्टमेंट एक तरफ, पूरा मेथड 10 मिनट में हो गया, ये इन्वेस्टमेंट अकेली 10 मिनट खा रही है, देखो ये सबसे मुश्किल है। तो एक बार मैं पूरे का पूरा रिकैप दे रही हूँ। जो मेरे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है जो आई है, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है? अब एक बार कॉपी पेन रख के सुन लो, कुछ नहीं समझ आया तो शायद अब डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है? जो मेरा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होता है, आई वाला जो पार्ट है, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं हम, इसको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक वर्ड हटा दिया, इट मींस द सेम थिंग। लेकिन बेटा ग्रॉस की जगह अगर नेट लिखा आ जाता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमें उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा और उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाना होगा। समझ आ रही है बात? लेकिन ये जो मेरा जीडीसीएफ है, ये फर्दर 2 चीजों से मिलके बनता है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है? ये जो मेरा जीडीसीएफ है, 2 चीजों से मिलके बनता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का कोई टंटा नहीं है, ये बेचारी शांति से बैठी है, इसका कोई नखरा नहीं था। पर जो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये फर्दर 3 सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट को मिला के बनती है। हाउस होल्ड की रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिजनेस का बिजनेस, गवर्नमेंट का पब्लिक। तो मेरा जो फिक्स्ड वाला है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को मिला के बनेगी। तो सबसे पहले स्टेप 1, इन तीनों को प्लस करो और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालो। फिर इसमें इन्वेंट्री प्लस करो और फिर जीडीसीएफ निकालो, और फिर जीडीसीएफ निकालो। समझ आई बात? ठीक है? अच्छा जी, मान लेते हैं मेरे को ये तीनों भी दे रखी हैं, या इसमें से कोई 2 दे रखे हैं, साथ में ये दे दिया, जीडीएफसीएफ दे दिया। तो बेटा अगर ये भी दे रखा है और साथ में ये भी दे रखा है, फिर क्या करूंगी? फिर इसको इग्नोर करूंगी, सीधा इसकी वैल्यू लेके आंसर निकालूंगी। अच्छा मान लो मेरे को जीडीसीएफ भी दे रखा है और जीडीएफसीएफ भी दे रखा है, तो जीडीएफसीएफ ऐड नहीं करूंगी, सीधा इसकी वैल्यू लेके आंसर पे पहुंचू।
समझ आ रही है बात? ठीक है। लेकिन एक और लास्ट चीज, इन सभी में आपको ध्यान रखना है कि ग्रॉस लिखा है या नेट। अगर कहीं भी ग्रॉस लिखा है तो डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करोगे, अगर कहीं भी नेट लिखा है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, सिंपल बात। अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं भी ग्रॉस लिखा है तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन को प्लस नहीं करोगे, अदरवाइज अगर नेट लिखा है तो डेप्रिसिएशन प्लस करोगे। ये हो गया मेरा पूरे का पूरा जी मेथड। आई होप सबको समझ आया होगा। 2 मिनट लगा के रीड कर लेते हैं लेक्चर को, फिर हम खत्म कर देंगे। जो मेरा जेडीसीएफ है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो, डोमेस्टिक वर्ड लिखा हो या ना फर्क नहीं पड़ता। प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस वाला दो चीजों से मिलके बनता है, नेट वाला प्लस डेप्रिसिएशन, है ना। ग्रॉस किससे मिलके बना, नेट वाले के, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा जी, जो मेरा जीडीसीएफ है उसका क्या फॉर्मूला है, जो मेरा जीडीसीएफ है इसका क्या फॉर्मूला है, जीडीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री, है ना। जीडीसीएफ इज इक्वल टू जीडीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री। लेकिन जो जीडीएफसीएफ है इसका क्या फॉर्मूला है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स लिखा है नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग तरीके से लिखा आ सकता है, जहां पे फर्क पड़ता है वो मैं बता रही हूँ कि ग्रॉस और नेट का फर्क पड़ रहा है, दैट आई एम टेलिंग, ठीक है। ग्रॉस पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट लिखा हो या ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिखा हो, इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है, इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये तो पता है, बच्चे बच्चे को पता है। इन्वेंट्री क्या है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलती है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं वो क्या है, कीप एन आई कि हमें जीडीसीएफ दिया है या जीडीएफसीएफ दिया है, क्योंकि एक छोटे से अक्षर का ही एफ का फर्क है, एफ के चक्कर में तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। अगर नेट वाला दे रखा है, अगर नेट वाला दे रखा है, एनडीसीएफ दे रखा है या एनडीएफसीएफ दे रखा है, तो फिर बेटा आपको डेप्रिसिएशन को अलग से ऐड करना पड़ेगा नेशनल इनकम निकालने के लिए, ठीक है। इफ हाउस होल्ड स्पेंड्स ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो हाउस होल्ड का जीडीएफसीएफ में आएगा, हाँ जीडीएफसीएफ में आएगा, पीएफसीई में नहीं आएगा। ये तो आप छोड़ भी सकते हो, इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो। कहते हैं अगर हाउस होल्ड ने रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया, है ना, तो उसको ऑब्वियसली आप यहाँ पे ऐड करोगे, इसके अंदर ऐड नहीं करोगे अगर हाउस होल्ड ने रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे खर्चा किया तो। ये तो मैंने बताया ही है कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इसके अंदर आएगा, ठीक है। एंड लास्टली इन सबको प्लस करके जीडीपीएमपी निकलेगा, जिससे फिर आप एनएनपीएफसी अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पर इन सबको प्लस करके जीडीपीएमपी निकलेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि इसमें आपने ग्रॉस की जगह नेट लिखा हुआ था और आपने डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करा। मान लेते हैं यहाँ ग्रॉस की जगह नेट लिखा हुआ था और आपने डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करा, तो उस केस में यहाँ पे आपका जीडीपीएमपी नहीं आएगा, उस केस में आपका एनडीपीएमपी निकल के आएगा, ठीक है। मान लेते डेप्रिसिएशन दे ही नहीं रखा और यहाँ पे ग्रॉस 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 लिखा हुआ है, तो आपका जीडीपीएमपी नहीं निकल के आएगा, एनडीपीएमपी निकल के आता है, ठीक है जी। चलिए जी, ये हमारा हो गया पूरे का पूरा एक्सपेंडिचर मेथड। आगे का जो भी है प्रिकॉशंस वगैरह वो सब हम अगली क्लास में करेंगे, अभी आज की क्लास का सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड ही था। एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी, फिर प्रिकॉशंस पे चलेंगे, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी करेंगे। 3-4 और लेक्चर इस चैप्टर के अभी आने वाले हैं, 15-15 20-20 मिनट के। शांति से देखते रहो, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, जो जो मैंने बोला था वो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। एंड बाकी मुझे जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, हाउ डू यू लाइक इट, व्हाट एल्स डू यू वांट, डू लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ प्लीज हमारे लेक्चर शेयर किया करो। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।